அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டன் வெல்னஸ் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्डन वेलनेस हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आपका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम साहित्य लहरी इस शीर्षक के अंतर्गत पिछले 2 दिनों में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, उसके बाद भक्ति काल और उसके बाद रीति काल के बारे में हमने कुछ विचार विमर्श किया था. आज आधुनिक काल जो संवत यानी सन 1900 से आज तक माना जाता है, उसके बारे में ज़रा विचार विमर्श करेंगे. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய சாகித்ய லகரி என்னும் தலைப்பிலே ஹிந்தி இலக்கிய வரலாற்றினுடைய 4வது பகுதியாகிய ஆதுனிக் கால், இது 1900 முதல் தற்போது வரை நிகழ்ந்து வருகிறது. அதை பற்றிய சில விமர்சனங்களை நாம் ஆராய்வோமாக. रीति काल के बाद आधुनिक काल का उदय होता है. आधुनिक काल का समय अवधि 1900 से अब तक चालू है. हमने पहले कहा था कि राजाओं की विलासिता, उनको देखा देखी प्रजा की विलासिता, राजाश्रित कवियों की मनमानी कल्पनाएं, मनमानी रचनाएं, अपने आश्रयदाता की इच्छा की पूर्ति के लिए विलासितापूर्ण श्रृंगार रसपूर्ण रचनाएं करना, इन सब के कारण सामाजिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था सब बिगड़ चुकी थी. इसका कारण ये था कि सारे उत्तर भारत में विधर्मी विदेशी शासकों का शासन चालू था. हम में एकता नहीं थी. इसी कारण हम गुलामी के पंजे में फंस गए थे. इसी कारण हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम बना. हम में आपसी फूट थी, ये भी हमारी गुलामी का एक और कारण है. इस प्रकार हमारा भारत कुल 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा. अंग्रेज जो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, वे यहाँ की दुर्दशा देखकर कूटनीति से, चालाकी से, प्रवंचना से इस देश के शासक बन गए थे. जब वे शासक बन गए तो उन्होंने अपने कार्य प्रणाली को यहाँ पर भारत में लागू करना शुरू किया. पहले उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी सिखाने का क्रम अपनाया. तो अंग्रेजी इसीलिए कि उनके साथ, क्योंकि वे लोग अंग्रेजी बोला करते थे, उनके साथ विचार विमर्श करने, बातचीत करने और उनके कार्यों के लिए सहयोग देने, यानी नौकरी का काम करने, गुमास्ता का काम करने, यहाँ के लोगों को अंग्रेजी जानने की आवश्यकता थी. इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतवासियों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया. आज भी उनका दावा यह है कि हमने ही पहले भारत में अंग्रेज स्कूल कायम किए थे, अंग्रेजी को हम ही ने लाया था भारत में. ये दावा एक तरफ
से ठीक है, फिर भी वो गलत है, क्योंकि उन्होंने भारतवासियों को ऊपर उठाने के लिए उनके सामाजिक स्तर को उन्नत बढ़ाने के लिए अंग्रेजी नहीं सिखाई थी। वे यही चाहते थे कि भारतवासी हमेशा के लिए अंग्रेज़ों का गुमास्ता बने रहे। गुमास्ता के ऊपर कोई प्रबंधक हो, कोई रोकड़िया हो, कोई निर्देशक हो, ऐसे उच्च पद पर भारतवासियों को आने ना देना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए इस अवधि तक के लिए भारतवासियों को रखने के लिए सिर्फ गुमास्ता तैयार करने के लिए ही उन्होंने भारतवासियों को अंग्रेजी सिखाई थी। साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि अंग्रेजी में जो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जैसे कि शेली, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, शेली, वर्ड्सवर्थ, ऐसे महानों के साहित्यकारों के साहित्य का भारत भर में प्रचार किया। तो उनको देखा देखी यहाँ के भारत के कवियों ने भी उनके मुताबिक काव्य रचना करने लगे। शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ आदि शेक्सपियर नाटककार थे। ये लोग, बैरन, ये सब क्या करते थे, प्राकृतिक दृश्यों का अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में मुख्य विषय बनाते थे। तो उसी के आधार पर काव्य रचना किया करते थे। तो उसको देखा देखी यहाँ के भारतीय कवि भी प्राकृतिक दृश्यों का अपने विषय में, अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में उपयोग करने लगे थे। दिवंगत भूतपूर्व कवि, महिला कवि, जिन्हें हम भारत कोकिला नाम से संबोधित करते हैं, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। वे बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने भी उनको देखा देखी अपनी रचनाओं में प्राकृतिक वर्णन को रचनाओं का विषय बनाया था। लेकिन यह प्राकृतिक वर्णन उन्होंने भारत की प्राकृतिक वर्णन के बारे में नहीं बताया था, बल्कि पश्चिमी देशों के प्राकृतिक दृश्य के बारे में ही उन्होंने लिखना शुरू किया था। इसको देखा देखी हमारे पूज्य पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें सलाह दी कि सरोजिनी जी, आप पाश्चात्य देशों की प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन जो करते हैं अपनी कविताओं में, उसकी जगह हमारे भारत देश की प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करना शुरू कीजिए, तो और भी अच्छा रहेगा, सोने में सुगंध रहेगा। तो इस प्रकार, तो इस सलाह के अनुसार सरोजिनी देवी ने भारत की प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अपनी रचनाओं में करना शुरू किया था। एक तरफ से ऐसा हो गया, दूसरी तरफ से अंग्रेजों को साहित्य को देखा देखी यहाँ के लोग भी उनके अनुसार रचना करने लगे। मैंने कल ही आपसे कहा था, हमारा पहला ध्येय था देश को आज़ाद कराना। तो आज़ाद की लहर भारत भर में दौड़ गई थी। इस राष्ट्रीयता का जागरण देश भर में कवियों ने फैलाया था। तो इस प्रकार हमारे कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, यशंकर प्रसाद,
रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम आदि और अन्य महान कवियत्रों और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रुक्माजीराव अमर और इसी प्रकार सियाराम शरण गुप्त आदि अनेक कवियों ने राष्ट्रीयता का राग देश भर में फैलाया था। इस राग के अनुसार इसके प्रभाव से देश में राष्ट्रीयता की आग भभक उठी और लोग इससे जोश में आ गए और सारे भारतवासी भारत को आज़ादी दिलाने के प्रयत्न में लग गए और इसके फलस्वरूप आंदोलन चला और हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद लोग कविगण साहित्य रचना में एक नई दिशा अपनाई थी। वो थी, अच्छा हम तो आज़ाद हो गए, उन्नत हो गए, अभी हमारे देश की जो दयनीय दशा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, इन पढ़ाई नहीं है, इन सबका किस प्रकार उन्मूलन करें और समाज में प्रजा का सामाजिक स्तर, आर्थिक, राजनीतिक आदि दिशाओं में किस प्रकार उन्नत हो, इस दृष्टि से काव्य रचना करने लगे। इसके फलस्वरूप यहाँ पर भारत में शोषण के खिलाफ, उच्च नीच के भेदभाव के खिलाफ, जाति पाति के खिलाफ, अमीर गरीब की असमानता के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ कविगण रचनाएँ करने लगे ताकि देश उन्नत हो। देश के लोगों का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर का उन्नत हो, इस दृष्टि से काव्य रचना हुआ। प्रेमचंद ने समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इन वर्गों की उन्नति को अपना आदर्श बनाया और उसके आधार पर उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ सुझावें दी अपनी रचनाओं के द्वारा। उदाहरण है गोदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन आदि। इसी प्रकार अन्य कविगण भी इसी में लग गए। और एक और विशेषता यह है कि अभी तक कविगण सिर्फ काव्य रचना ही करते थे। इनकी भाषा थी पहले आदिकाल में अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, उसके बाद भक्ति काल में ब्रजभाषा, मैत्री भाषा, उसके बाद रीति काल में ब्रजभाषा और मैत्री भाषा, और अब कड़ी बोली जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है, उस कड़ी बोली में भी काव्य रचना शुरू हुई थी। इस कड़ी बोली काव्य रचना के प्रवर्तक हैं आचार्य श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। खड़ी बोली में काव्य रचना करने का पहला श्रेय उन्हीं को आता है। उसके बाद सभी गण प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, दिनकर आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना करना शुरू किया था। एक और बात यह है कि ये काव्य रचना जो पद्य शैली में थी, ये पद्य शैली जो है
साधारण आम जनता के लिए समझना जरा मुश्किल था, इसलिए कवियों ने एक नई शैली अपनाई जो अपने विचारों को गद्य के रूप में, प्रोस के रूप में देना शुरू किया। ये गद्य शैली के शुरुआत महान श्री भारत हरिश्चंद्र के कार्यक्रमों से शुरू हुआ। उन्होंने ही हिंदी में पहले गद्य का मार्गदर्शन किया। गद्य शैली का उद्घाटन करने का श्रेय हिंदी में पहले आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिलता है। उसके बाद अनेक कविगण गद्य शैली में रचना, साहित्य रचना करने लग गए और भी करने में लगे हुए हैं। इनकी संख्या और भी आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए इस काल का नाम ये भी पड़ा गद्य काल। आधुनिक काल ही नहीं, इसका एक और नाम है गद्य काल। गद्य मीन्स प्रोस, तमिल சொல்லுவாங்க உரைநடை என்பார்கள்। सो गद्य शैली का विकास हुआ इस काल में, आधुनिक काल में। पिछले तीनों कालों में गद्य शैली का अभाव था, यानी गद्य शैली नहीं के बराबर थी। सिर्फ सभी का सब पद्य शैली थी, गद्य शैली नहीं थी। ये जो शैली आधुनिक काल में ही पनपना शुरू हुआ। सो इसके प्रवर्तक हैं महान भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस गद्य शैली के अंतर्गत अनेक धाराएं निकली, जैसे नाटक, नाटक के बाद एकांकी, उपन्यास, उपन्यास के बाद कहानी, और उसके बाद निबंध साहित्य, उसके बाद लेखन साहित्य, उसके बाद जीवनी, उसके बाद पत्र लेखन, उसके बाद डायरी। डायरी भी आधुनिक गद्य साहित्य का एक अंग है। डायरी लिखना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए भी क्या चाहिए? भाव चाहिए, क्योंकि डायरी का मतलब है अपने जीवनी के पिछले विषयों घटनाओं के बारे में पूर्ण रूप से उल्लेख करना। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? भावुकता चाहिए। तो भावुकता के बिना डायरी लिखना मुश्किल है। इसलिए अब गद्य का अनेक प्रकार से विभाजन हुआ। इस प्रकार ये गद्य जो है ऊपर बढ़ता आ रहा है। और इस सिलसिले में इसके पहले जैसा कि मैंने कहा था, अंग्रेजी कवि की रचनाओं के फलस्वरूप यहाँ के भारतीय कवि भी उनकी नकल करने लगे, उनके प्रभाव में पड़ रहे थे। इसमें से प्रधान है प्रकृति चित्रण। ये प्रकृति चित्रण का अनेक क्षेत्रों में, अनेक दिशाओं में कविगणों के द्वारा वर्णन किया गया। इसमें आध्यात्मिक तत्व का भी सम्मिश्रण हुआ। कविगण प्राकृतिक दृश्यों के साथ प्राकृतिक रचनाओं के साथ एक और भी जोड़ने लगे। प्रकृति में मानवता को जोड़ना और प्रकृति में आत्मा परमात्मा को जोड़ना और प्रकृति में अद्वैतवाद को देखना, इस दिशा में कविगण विचार करने में लगे थे। तो इसके फलस्वरूप हिंदी में अनेक वादों का उदय हुआ। उनमें से प्रमुख वाद हैं रहस्यवाद और छायावाद। ये रहस्यवाद और छायावाद क्या है? प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावाद है। प्रकृति के हर कार्यकलापों में जीवात्मा परमात्मा को देखना
रहस्यवान है। देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सबको मालूम है पेड़, पेड़ हमको क्या देता है? फल देता है, फूल देता है, और क्या देता है? औषधि देता है, दवा देती है, और क्या देता है? प्रकृति हमें छाया देती है। छाया मतलब निழल। वो छाया कहाँ रहती है? छाया पेड़ के नीचे रहती है। छाया कहाँ रहती है? पेड़ के नीचे रहती है। जब हम धूप में चल चल के थक जाते हैं तो क्या करते हैं? उस पेड़ की छाया के नीचे जाकर आराम करते हैं और अपनी थकावट को दूर कर लेते हैं। वो छाया इतनी शीतल है कि हमारे तप्त शरीर को शीतलता पहुंचाती है और आराम पहुंचाती है। तो इसके लिए हम वहाँ पर पेड़ों की छाया के नीचे बैठते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, ताकि हमें धूप से निवारण मिल सके। उस छाया को देख करके एक कवि को लगता है वो छाया एक लड़की है। पुराने ज़माने में हर जगह, तमिलनाडु में, खासकर तमिलनाडु में खेला जाता था एक नाटक। उस नाटक का नाम है नल दमयंती। उत्तर भारत में भी उसको ये कथा मालूम है सबको, लेकिन दक्षिण भारत में, मतलब खासकर तमिलनाडु में ये नाटक हमेशा बहुधा खेला जाता था। उसका नाम है नल दमयंती। नल का मतलब है, आप जानते हैं, जो पहले पहल इसने स्वाद कितने प्रकार के हैं? स्वाद 6 प्रकार के हैं। इसे तमिल क्या कहेंगे? अरुसुवै अरुसुवै। ये स्वाद 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार के स्वादों को अपने भोजन में, अपने खाने की चीज़ों में खूब दिया था एक ने, वही नल था। वो नल महाराज था। वो विधि की लीला से, काल की लीला से वो रसोइया बन गया था। अभी ये बोला जाता है कि नलभागम महा, जो हमारे हम दावत में जाते हैं, खाना खाते हैं तो देखते हैं नलभागम मार रखे, नलभागम सुखा रखे। सो स्वादिष्ट के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए एकमात्र उदाहरण कौन है? नल है। ये नल की पत्नी का नाम है दमयंती। अच्छा, ये नल जो राजा था, उसे रसोइया बनने की ये दुर्दशा क्यों हुई? एक दिन दोनों, नल और दमयंती दोनों जंगल की ओर जा रहे थे। वे अपने मायके जा रहे थे। दमयंती अपने पति को अपने माता के घर ले जा रही थी। दोनों रथ में जा रहे थे। ये रथ चला रहा था। ये रथ जंगल रास्ते में जा रहा था। दमयंती ने कहा कि रथ रोकिए। रथ रुका। पति ने पूछा, नल ने पूछा, क्या बात है? जी, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाइए। ठीक है, अभी लाता हूँ करके वो जो बर्तन लेके गया। वहाँ ये तलाश करने पर उसे एक तालाब मिला। तो तालाब किनारे गया और वहाँ जाकर पानी लेने लगा। उस तालाब के किनारे एक सांप था, स्नेक था। उसने नल के पैर पर डस लिया। नल उठे काले कुत्ते उठे। उसने ये कहा, पहले एक कहकर गया था, देखो दमयंती, यहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो छाया है ना, वहाँ बैठी रहो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर गया
वहाँ पर सांप ने उसको डस दिया। तो क्या हुआ, वो मरा नहीं, लेकिन क्या हुआ, विष के प्रभाव से उसका सारा शरीर काला हो गया। उतना गोरा था, सुंदर था, अब क्या हो गया, कुरूप हो गया, क्योंकि पूरा शरीर काला बन गया था। उसने सोचा इस कुरूप को मैं कैसे अपनी पत्नी के सामने दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। इससे लज्जित होकर सकुचा कर वहाँ से चला गया। वो सीमा के बाहर एक छोटा सा राज्य था, वहाँ जा कर के वहाँ के रसोई घर में रसोइया बन गया। यही उसका रसोई बनने की कहानी है। रसोइया बन गया, और जब उसका वो समय, सब कहते हैं ना, शनि का प्रभाव कहते हैं ना, यह शनि ऐसा कहते हैं। तो उस 7.5 साल के पूरा होने के बाद विष का प्रभाव उतर गया, जो पहले की तरह सुंदर नौजवान बन गया और दोबारा अपने घर चला गया। तब तक के लिए 7.5 साल के लिए वो रसोइया बना रहा। अच्छा, वो लड़की क्या करती थी, पेड़ के नीचे ही बैठी रही। अच्छा, पति ने क्या कहा था, तुम इस पेड़ के नीचे बैठी रहो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, लेकिन वो नहीं आया। तो बैठ के वो थक गई। तो घर में उसके मायके में उसके माँ बाप सोचने लगे क्या हुआ, लड़की और दामाद अब तक लौटे नहीं, क्या बात है। लोगों को दूतों को भेजा, जो आकर देखा कि वो पेड़ के नीचे ही बैठी हुई वेटिंग कर रही है अपने पति के लिए। उन्होंने बताया कि एक मामला ठीक है, तो समझ गए। अच्छा, आप आइए, हम लोग आपको लेके अपने घर चलते हैं, बाद में वे आ जाएंगे। ये वो कहानी है। बाद में आ गया, वो मिल गया, वो अलग बात है, लेकिन वो कहाँ बैठी थी, पेड़ के नीचे बैठी थी। अच्छा, ये छाया कहाँ बैठी है, पेड़ की छाया पेड़ के नीचे ही बैठी है। छाया गिरको मरती गिरदा। तो उस छाया को देख करके कवि पूछते हैं, सुमित्रानंद पंत जी पूछते हैं, ये छाया, उस छाया को क्या मानते हुए एक लड़की दमयंती मानते हैं। तुम सदा पेड़ के नीचे बैठी रहती हो, क्या हुआ, क्या बात, क्या तुम्हें भी कोई छोड़ के चला गया? जिस प्रकार दमयंती को छोड़कर नल चला गया, उसी प्रकार तुमको भी छोड़कर नल सा कोई निष्ठुर पति चला गया क्या? क्या तुम उसके लिए उसकी प्रतीक्षा में लगे रहती हो? इस प्रकार प्रश्न करते हैं पंत जी। तो यहाँ पर छाया, ये तो प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, लेकिन छाया को ये क्या मानते हैं, एक मानव, एक लड़की मानते हैं। इसलिए प्रकृति के हर कार्यकलापों में इस प्रकार मानवता को देखना छायावाद है। अच्छा, पंत एक और जगह पर कहते हैं, शाम होने वाला है, शाम का समय होने वाला है, तो दिन भर में सूरज क्या करता है, आसमान में चमकता है, तपता है। शाम क्या करता है, पश्चिम दिशा में उसका अस्त होता है। तो अस्त होता है, अब धीरे धीरे शाम का समय आता है। तो उस शाम को देख करके कभी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, दिवसा अवसान के समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। तो क्या बोलते हैं, संध्या मतलब शाम, शाम को एक सुंदरी मानते हैं कवि। दिवसा अवसान के समय, दिन का अंत जो होने वाला है वो समय क्या है, शाम है। तो मेघमय आसमान से, आसमान मेघ है, उस आसमान से नीचे उतर रही है एक सुंदरी, एक लड़की, उसका नाम क्या है, संध्या। ऐसे उतर रही है धीरे धीरे धीरे, फिर स्लोली वो आ रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है
शाम के समय, शाम का सूर्य अस्त होता है और अंत में क्या होता है, धीरे धीरे शाम का आगमन होता है, उसके बाद रात आ जाती है। लेकिन शाम को क्या करते हैं, कभी उसको एक सुंदरी कहते हैं। दिवसावसान के समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। कैसे हो, परी सी, लाइक एंजल। हम कहानी पढ़ते हैं ना, एंजल कहाँ से आती है, ऊपर से आती है, हेवन से आती है। तो ये भी कहते हैं, और शाम रूपी कन्या जो है धीरे धीरे आ रही है, नीचे आ रही है। दिवसावसान के समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। कैसे, परी सी, लाइक एंजल, धीरे धीरे। ये श्रुतानंदन पंत की ये उक्ति है। ये पति की पंक्ति है, पति का चरण है। इसमें कवि क्या कहते हैं, प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखते हैं। अच्छा, तमिल के कवि वैरमुत्तु हैं, वे भी कहते हैं वो संध्या आ रही है। क्या संध्या के समय आकाश कैसा होता है, दिन में कैसा होता है, नीला होता है, सब कभी तो पीला होता है, और शाम के समय कैसा होता है, लाल होता है। जब सन सेट होने वाला है तो सभी देखिए, पश्चिम में देखिए, आकाश लाल या ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ेगा, लाल। तो वहाँ पर बोलते हैं, देख करके बोलते हैं कविगण, वैरमुत्तु जी क्या बोलते हैं, वानमगल। ये आकाश को एक लड़की कहते हैं। वानमगल नाडुगराड सकुचाती है, उसमें शर्म आ गई है, रखा वर्दामा। तो उसका शरीर, उसका चेहरा जो है लाल होता है। वानमगल नाडुगराड वेरुउडை पूर्णुगराड। सो सकुचाने की वजह से वो क्या करती है, दूसरी एक पोशाक पहनती है। पहले नीली पोशाक पहनी थी, अब उसने क्या किया, ऑरेंज कलर की, लाल रंग की पोशाक पहन ली। वानमगल नाडुगराड वेरुउडை पूर्णुगराड, இது ஒரு பொன்மாலை போடுகிறார்। वो सुनहरी संध्या क्या करती है, एक नई साड़ी पहनती है, क्योंकि उसको ये आ गया, क्या आ गया, शर्म आ गई, तो लजाती हुई साड़ी पहन लेती है। इस प्रकार ये शाम का होना, आसमान का रंग बदलना, ये सब एक लड़की के रूप में, यानी मानवता के रूप में कविगण देखते हैं। इस प्रकार प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावाद है। और इसके आगे बहुत सारे वाद हैं, रहस्यवाद हैं, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, हालावाद भी है, बच्चन के हालावाद भी है। इनके बारे में हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और तब तक के लिए मैं आज का ये जो कार्यक्रम मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नई, यही है साहित्य नगरी है, एक नई शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। நாளை இதே போல் ஒரு புதிய தலைப்போடு உங்களை சந்திக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் நான் விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். நன்றி, வணக்கம், தன்யவாத், ஜெய் ஹிந்த்.